के साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने वर्ल्ड टीबी डे मनाया। वहीं डॉक्टर कुमुद की बदौलत पोली क्लिनिक सेक्टर 31 टीबी टीम ने इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक किया और बाइक रैली का आयोजन भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर उमेश मेहता, पीएमओ सिविल सर्जन और टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर केशव की मौजूदगी में टीबी हारेगा गुरुग्राम जीतेगा के नारे के साथ ही हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया गया। तो गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने वर्ल्ड टीबी डे मनाया। वहीं डॉक्टर कुमुद की बदौलत पॉलीक्लिनिक सेक्टर 31 टीबी टीम ने इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूक बाइक रैली निकाली। इस दौरान डॉक्टर उमेश मेहता, पीएमओ सिविल सर्जन और टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर केशव की मौजूदगी में टीबी हारेगा गुरुग्राम जीतेगा के नारे लगाए गए। साथ ही हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया गया। आज 24 मार्च को स्वास्थ्य विभाग वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट कर रहा है और हमारे सिविल सर्जन के सौजन्य से हम लोगों ने ये बाइक रैली निकाली है, जो कि सिविल सर्जन ऑफिस सेक्टर 39 से स्टार्ट होके जो पॉली क्लिनिक सेक्टर 31 का एरिया है टीबी में, जिसको हम कवर करते हैं सेक्टर 31 एंड सेक्टर 40 को पूरा कवर करेगी, एक संदेश के साथ कि टीबी को हमें जड़ से मिटाना है, जो कि हमारा टारगेट है 2025 तक। 2025 तक हमें टीबी को भारत से हटाना है। इसके बारे में 2-4 संदेश हैं कि टीबी लाइलाज नहीं है, ठीक हो सकता है अगर इसका वक्त पे इलाज कराया जाए। दूसरा है कि ये हाईली इन्फेक्शियस है, इसलिए रोगी को और लोगों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, उसको मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। टीबी को हराने के लिए हमने टीबी के प्रोग्राम को जगह गांव-गांव तक पहुंचाया है और हमने हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक जगह जाकर के अवेयरनेस किया है और लगभग 10 साल हो गए हमें इस तरह से करते हुए और अब इस कैंपेन को और फास्टली बढ़ा दिया गया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवेयर हों इस बारे में और जब भी उनको लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो इमीडिएटली जाकर के आसपास के जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ टेस्ट कराएं और जल्दी से जल्दी इलाज स्टार्ट करें। जल्दी इलाज स्टार्ट करेंगे तो वो उनका खुद का इलाज तो होगा ही, उसके साथ साथ वो टीबी दूसरे लोगों में भी नहीं फैलेगी। वहीं मौसम में बदलाव के चलते चैत्र के महीने में ही बैसाख जैसी गर्मी पड़ने लगी है। तापमान बढ़ने और गर्म हवा चलने से गेहूं की फसल जल्दी पक रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में इस बदलाव से फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार रादौर ब्लॉक में 14,440 हेक्टेयर में गेहूं की फसल लगी है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। वहीं कृषि विकास अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव का असर इस बार गेहूं की फसल पर देखने को मिलेगा। साथ ही कहा कि इससे प्रति एकड़ 10 से 20% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं उन्होंने बदलते मौसम का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया। जैसे मौसम काफ़ी दिनों से गर्म है, टेम्परेचर 35 डिग्री से अबो ही है काफ़ी दिनों से, तो इसका जो असर पड़ेगा, जैसे जो टाइम पकने के लिए दाने को चाहिए था वो टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जल्दी पक जाएगी गेहूं। उससे क्या असर होगा, जो दाना है वो कमज़ोर बनेगा और वो जल्दी पक जाएगा, उसका वेट कम होगा, मतलब पैदावार में उसकी कमी आएगी, उत्पादन प्रभावित हो सकता है। हाँ, उसका जो उत्पादन है वो कम आएगा। प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो 10 से 20% का असर पड़ेगा ही इसको। वहीं यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि टीम ने यहां पर कलानौर बॉर्डर पर देर रात यूरिया खाद से भरे एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। दरअसल ये खाद अवैध रूप से उत्तर प्रदेश से लाने के बाद यमुनानगर की यहां पर प्लाई फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाना था, लेकिन मौके पर पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम ने ट्रैक्टर को काबू किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आज हमारी एग्रीकल्चर की टीम थी और साथ में सीएम फ्लाइंग की टीम थी। हम यहाँ कलानौर किसी सूचना के आधार पे खड़े थे। रेलवे स्टेशन के सामने एक ट्रॉली आई जिसमें 110 बैग आरसीएफ का यूरिया था। तो उसको जब देखा, उसको रुकवाया, तो उसमें एक ड्राइवर था। ड्राइवर से पूछा कि भाई इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स या बिल, वो कुछ भी दे नहीं पाया, ना वो ढंग से कोई रिप्लाई कर पाया। तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने और कृषि विभाग की टीम ने यहाँ पुलिस चौकी कलानौर में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। तो शाम में हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने ही अपने भाई और भाभी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल गांव गारनपुरा खुर्द में देर रात भाइयों में आपसी झगड़ा हो गया था, जिसके बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक भाई ने अपने ही भाई और भाभी की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। आम आदमी पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद अब सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई। घरेलू पीएनजी की कीमत में ₹1 प्रति SCM और इसी के साथ लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बढ़ी हुई कीमतें पूरे देश में नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लागू होंगी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो लगातार बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त नजर आ रही है। पहले कोरोना की मार, लोगों ने अपना रोजगार गंवाया, अपने बिजनेस में लॉस झेला, आर्थिक रूप से लोगों ने कई तरह की समस्याओं का सामना किया। उसके बाद अब लगातार रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, अनाज हो या फिर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के दाम भी अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब दोहरी मार महंगाई की पड़ती हुई आम जनता पर नजर आ रही है। सोनीपत में शहीदी दिवस के अवसर पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का एक समूह पंजाब में शहीदों के अलग अलग स्थानों पर जाकर वहां की मिट्टी सोनीपत लेकर आया। साथ ही शहीदी दिवस पर उस मिट्टी से तिलक किया गया। दरअसल आजादी के 75वें वर्ष में बीजेपी पार्टी अमृत महोत्सव लगातार मना रही है। वहीं शहीदी दिवस के मौके पर बीजेपी पार्टी के यहां पर कई नेताओं ने मिलकर शहीदी दिवस मनाया। राय विधायक मोहनलाल बडौली और उनके कार्यकर्ताओं ने जिले के 3 गांवों में शहीदों को नमन करने की मंशा को लेकर गांव-गांव में देशभक्ति की अलग जगाई। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 660 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 67 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि 2531 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 22,427 केस एक्टिव हैं। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए हैं और 79 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.88% पहुंच गया है। और गुरुग्राम में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 8, हिसार में 7, सोनीपत में 1 और पंचकुला में 1 केस।
5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से जनता पर महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही लगता है अब राहत का दौर भी खत्म हो गया है, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हुए महंगाई की किश्त शुरू हो गई। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ती महंगाई का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। क्या कहें, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, बाकी तो फर्क तो पड़ता ही है। जेब पे फर्क पड़ रहा है ना, अभी तो पता लगेगा ना। जो पहले से चल रहा था जो तो चल ही रहा था, अब बाद में पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। अभी जैसे कि आज 80 पैसे बढ़े हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ा है? एक मिनट, फर्क पड़ा है अंकल जी? अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से अब हरियाणा में पेट्रोल 96 रुपए 87 पैसे और डीजल 88 रुपए 10 पैसे पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 1 पैसे और डीजल 88 रुपए 27 पैसे पर जा चुका है। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 67 पैसे और डीजल 95 रुपए 85 पैसे पर जा पहुंचा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 34 पैसे, डीजल 91 रुपए 42 पैसे पहुंच गई है। तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 91 पैसे और डीजल 92 रुपए 95 पैसे पहुंच गया है। रेट से बढ़ने से फर्क तो पड़ता ही है। आखिरकार अब फाइनल डिसीजन यही है कि अब जो इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है वही लेनी पड़ेगी फिर तो। अच्छा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या ही कहेंगे, सरकार से कहने को कोई फायदा तो है नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो इससे तो अच्छा है कि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो और सबसे बेस्ट है। मैं तो खुद भी वही अब प्रेफर करूंगा। मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ रसोई गैस के दामों में भी इजाफा हुआ था। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई थी। हालांकि चुनावों से पहले तो वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसकी ब्रीफिंग कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। कृषि मंत्री ने मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा में सिंचाई के पंप, बिजली के पावर हाउस, ट्रांसफार्मर आदि इक्विपमेंट की 300 करोड़ से ज्यादा की खरीदी हुई है। सभी वेंडर से अच्छे से नेगोशिएट किया गया। हमारी कोशिश है कि जो परचेजिंग होती है उसे पारदर्शिता से करें। हम हरियाणा की एक एक पाई बचाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई और एक दूसरी कमेटी है डिपार्टमेंटल हाई पावर परचेज कमेटी की, जो मेरी अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई और काफ़ी आइटम थी जो हमने आज परचेज करनी थी। 300 करोड़ रुपए की ज़्यादा की आइटम की आज परचेज हुई है और जो रेट कॉन्टैक्ट हुए हैं वो अलग से हैं और कुछ एजेंडा हमने आज डिफर कर दिए हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा का पाई हरियाणा की जनता का पैसा जनता के काम आए और जो प्रोक्योरमेंट होती है वो पारदर्शी तरीके से हो। हिसार में 26 और 27 मार्च को होने वाले कार्यक्रमों में सीएम मनोहर लाल हिस्सा लेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने बताया कि सीएम 27 मार्च को मंगाली गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर हलके की प्रमुख मांगों को उनके सामने रखा जाएगा। इसी के साथ गंगवा ने कहा कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करना उनकी प्राथमिकता है। हलके के विभिन्न गाँवों में जल घर निर्माण और नई पेयजल लाइन का कार्य चल रहा है। पुरानी पेयजल लाइनें बदली जा रही हैं। एक और सूचना भी मैं आपको देना चाहूंगा कि 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री मेरे अपने हलके के अंदर नड़वा के अंदर मंगाड़ी गांव के अंदर गौशाला के अंदर आएंगे। हमें उनका स्वागत करने का मौका भी जो है 27 तारीख को मिलेगा। वैसे तो 26 तारीख को शाम को ही वो हिसार आएंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम है और उसके बाद में शाम को जो रोनहात गांव के अंदर जो आज़ादी के टाइम पर जो शहीद हुए थे उनके ऊपर एक प्रोग्राम है, वो उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे। और सुबह
27 तारीख को मंगाड़ी में नड़वा हल्के के अंदर जो पड़ती है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जो है वो जाएंगे। करेंगे खबरों का। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर सवाल उठाते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लूट में छूट के समझौते के तहत हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ है। साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट भी अजीबोगरीब तरीके से पेश किया गया। आम नागरिकों के लिए बजट में कुछ भी खास नहीं है। हरियाणा के अंदर भी काफ़ी संख्या में हमारे जो कश्मीरी ब्राह्मण भाई हैं वो हरियाणा में भी बसे हुए हैं, जिसमें बहादुरगढ़ के अंदर तो कश्मीर कॉलोनी भी है। जब हमारी सरकार थी, क्योंकि जहाँ भारत देश की बात आती है, क्योंकि उनका एक अपना एक स्टैंड रहता है, तो उस समय उनकी मदद में पेंशन की योजना शुरू की गई थी, जिसमें 1,000 रुपये प्रति माह का शुरुआत करी थी, फिर 2,500 रुपये प्रति माह, और 2014 में चुनाव से पूर्व ये नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से 5,000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन कर दी गई थी। कश्मीरी पंडित हो गए। इस सरकार में जेजेपी पार्टी, जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट लेके आई, इसीलिए मैंने कहा कि लोग नहीं चाहते थे इनको वापस। हरियाणा की स्थिति बता रहा हूँ, मगर लोगों का जो जन भावना थी उसके साथ विश्वासघात करते हुए सरकार की स्थापना हुई। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड आप इसको नोट करें, दोनों पार्टी में से कोई इसका दे। ये 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे सरकार नहीं बनी, वो तो हमने कहा था कि आप हमारे साथ आओ, 5,000 रुपये 1 नवंबर से करेंगे। मगर अब कितना टाइम हो गया आपको पता है, 3 साल। 5,000 रुपये की क्या स्थिति है, कितनी है बुढ़ापा पेंशन, मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं आती। तो 5,000 के जो है समझौते पे सरकार नहीं हुई, ये लूट के छूट के समझौते पे सरकार बनी। प्रदेश भर में शहीद दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में तोशाम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक और बीजेपी नेता शशि रंजन परमार ने शिरकत की और शहीदों को नमन कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों के त्याग और बलिदान की बदौलत ही आज सभी देशवासी खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमें उनको हमेशा याद करते हुए उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता। आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, आज उनकी शहादत दिवस है। उनके चरणों में हम सभी यहाँ तोशाम में तिकोना पार्क में नमन करते हैं और उसी के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। आज मैं उन महानुभावों के बारे में, अमर शहीदों के बारे में बताऊं। सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, लेकिन उन्होंने इस देश की आन बान और शान के लिए, देश की आजादी के लिए बहुत पहले अपनी कुर्बानी देने का काम किया, इस देश को नमन करने का काम किया। वहीं रेवाड़ी के महाराणा प्रताप से शहीदों के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा यहां से निकाली गई। इस दौरान जब तक हिंदुस्तान रहेगा, शहीदों का सम्मान रहेगा के नारे लगाए गए। इसी के साथ ही बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम करेंगे। आज तिरंगा यात्रा कहीं ना कहीं शहीदों का सम्मान करने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। हम उनके लायक, उनके जैसे बन तो नहीं पाए, या हमें वो मौका नहीं मिला बलिदान होने का, लेकिन हम उनको याद रखते हुए आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि शहीदों को याद किया जा सके एक दिन के लिए।
वहीं रेवाड़ी के निजी स्कूल के अध्यापक पर छात्र की पिटाई के आरोप लगे हैं। पिटाई से बच्चे के शरीर पर काफी निशान पड़ गए हैं। छात्र ने बताया कि पम्मी नाम के एक टीचर ने उसे कमरे में ले जाकर बहुत पीटा और पीटने के बाद को घर नहीं बताने की धमकी दी। टीचर ने छात्र को इसलिए पीटा क्योंकि छात्र की एक दिन पहले ही किसी साथी से बहस हुई थी। बस में जा रहे थे ना, आ रहे थे घर, जब मैंने भीड़ ज्यादा हो रही थी, ऐसे लड़का खड़ा है, मैं उन्हें सारा लेक खड़ा था, छोरा वो गलती से रैप्टा लग गया है और फिर इसने मेरे एक दो रैप्टा मार दे है। फिर मैं कह रहा कोई बात ना, फिर मैंने नीचे दी मैंने और फिर ना सर से किया है। वो जब मैं आया था ना सुबह स्कूल तो सर से किया, मैंने कह रहा सर वो प्रेयर के बाद बताऊंगा है। और फिर मैं सोच रहा मजाक कर रहा होगा वे है। और फिर ना मैं पेपर कर रहा था ना, जब आया था वे, फिर मैं कह रहा सर बुलाया, मैं सोच रहा मजाक कर रहा अभी है। और जब दूसरी मार फिर मैं गया ना, और डंडी से मारा, कम से कम 20-30 डंडी मारी और मैं पूरी तरह नाच गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।